बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ नहीं आ रही है आवाज़ बेटा? ओके ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम और शुक्रिया आदिल साहब का, सलमान साहब का, जिन्होंने इनवाइट किया। ठीक है, और मेरे ख्याल में कल और ये 2 दिन का सेशन था, कल भी आप लोगों ने कुछ अटेंड किए सेमिनार में, वर्कशॉप में, लेक्चर्स आज भी। तो जो मुझे उन्होंने लेक्चर्स दिया है वो है रोल ऑफ एआई इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है जी, तो अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, करंटली इन गोजरा, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गोजरा। तो इससे पहले गवर्नमेंट म्यूनसिपल ग्रेजुएट कॉलेज, मोस्टली मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनमें ज़्यादातर तो जानते हैं, कुछ ज़ाहिर बात है अदर कॉलेज से भी हैं। तो जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, अगर उसको हम ब्रेक डाउन करें तो ये 2 इसमें डोमेन आ जाती हैं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी जो है, मतलब साइबर सिक्योरिटी मीन आप देखें कि ज़्यादातर हमारा जो काम, हम ज़्यादा अब इंटरनेट को बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ डोमेन के अंदर यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट जो है वो प्रिटी अनसिक्योर, मतलब उस पर मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अनसिक्योरिटी है, थ्रेट्स हैं। तो उसको हमने कैसे सिक्योर करना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या उसमें रोल है। ठीक है, तो स्लाइड्स पे तो हम आते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़रा आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आप अपनी लाइफ में एआई को कैसे यूज़ करें, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ आपके साथ कि मैं अब आजकल एआई को कैसे यूज़ करूँ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं कि एक तो ये है कि बेसिकली आप सारे यहाँ बैठे हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। और अगर 2 चीज़ें हैं, एक ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ रहे हैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास एआई टूल्स हैं, हम उन टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। दूसरा हमारे पास क्या है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखें, ज़ाहिर बात है वो जो टूल्स बने हैं, ठीक है, वो टूल्स जो आउटकम देते हैं वो 100% आउटकम हमें नहीं उस तरह मिल रही होती जैसे हम चाह रहे हैं। तो हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, और इस डोमेन के अंदर भी काफ़ी रिसर्च हो रही है। ठीक है, अब जो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो हमारे अब कंप्यूटर साइंस के अंदर पीआईडी में इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो उनका जो ज़्यादा जो भी एरिया होगा ना, वो एआई की अम्ब्रेला के अंदर कोई ना कोई सब डोमेन होती होगी। जैसे अभी मैं थोड़ी सी एक स्लाइड देखी, मेरी नज़र से गुजरी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बेसिकली क्या है कि मिमिक ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि हम जो है बेसिकली मशीन्स को जो है क्या कर रहे हैं कि उनको इस तरह बना रहे हैं कि वो उसी तरह बिहेव करें या उसी तरह सोचें, उसी तरह काम करें जिस तरह इंसानी ब्रेन काम करता है। ठीक है, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अभी मतलब 2-3 चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी, एक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग जो है बेसिकली सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, मशीन को ट्रेन करते हैं, मॉडल को मॉडल है हमारा, उस मॉडल को ट्रेन करते हैं ताकि वो जो है मशीन लर्निंग से हम किस तरह के काम करते हैं, प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, इस तरह के मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मशीन लर्निंग जो है ये बेसिकली क्या है, सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसी तरह डीप लर्निंग की बात हुई तो डीप लर्निंग जो है वो बेसिकली सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, और मशीन लर्निंग के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ लर्निंग्स हैं, जिसमें
सुपरवाइज लर्निंग आ जाती है, अनसुपरवाइज लर्निंग आ जाती है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग आ जाती है, ठीक है। इसी तरह डीप लर्निंग है हमारे पास। डीप लर्निंग में भी अच्छा, अब ये अगर हम कंप्यूटर साइंस के हैं तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली ये सारे क्या हैं, एल्गोरिदम्स हैं। एल्गोरिदम्स उसमें मतलब पहले से हमारे पास ऑलरेडी बेशुमार एल्गोरिदम्स हैं जो डिफ़ाइन हैं और उनको हम यूज़ कर रहे हैं। अगर टूल्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं तो टूल्स के पीछे भी एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप यानी कि 90% नहीं तो 100% मेरे ख्याल जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं वो जनरेटिव एआई को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जनरेटिव एआई जो है वो भी मतलब यानी कि सबसेट ऑफ आपका डीप लर्निंग प्लस उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ जाती है। आप लोगों ने मतलब कोई भी नहीं ऐसा होगा जिसने चैट जीपीटी का नाम ना सुना हो। कोई है ऐसा जिसने चैट जीपीटी को यूज़ ना किया हो? सारों ने यूज़ किया हुआ है, कोई भी। और जिमिनाई को, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट का जो है को पायलट है, ठीक है। ये अब सारे बेसिकली एआई टूल्स हैं और ये कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। मतलब मेरी डोमेन है वो है डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो अभी आप लोगों ने लेटेस्ट जो वर्जन एंड्रॉयड स्टूडियो का की है उसमें जो लेडी बग जो है उसमें आप देखेंगे जिमिनाई इन बिल्ट इन आपको दिया हुआ है आईडी के अंदर। तो वो बेसिकली आप लोगों को बेसिकली उसमें देखें जो आपका जो ये टूल्स हैं एआई टूल्स वो आपको कोड करके भी देते हैं। मतलब यानी कि अभी मैंने रिसेंटली जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। हम अभी देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं जिसमें एआई जो है अगर हम मैनुअली काम करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है या कि ज़्यादा टाइम लगता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करती है। तो इसी तरीके से मतलब लैब मैनुअल्स, एक जो टीचर होता है उसने जब लैब करवानी है उसका लैब मैनुअल क्रिएट करना होता है, रिक्वायरमेंट भी होती है। तो यही काम जो मैं खुद करता हूँ तो उस पर इतना ज़्यादा टाइम लगता है, और जब मैं जो है इन टूल्स को यूज़ करता हूँ वो मुझे कोड भी करके दे देते हैं, वो मुझे मतलब यानी कि अच्छा सा लैब मैनुअल भी क्रिएट करके दे देते हैं, स्टेप भी। तो आल्दो हम यानी कि अगर इसमें एक टर्म और आप लोगों ने सुनी होगी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब हम जब क्वेश्चन करते हैं या क्यूरी करते हैं, ये जो मतलब जनरेटिव एआई हमारे पास टूल्स हैं इनको यूज़ करते हुए, तो जब हम उनको जो क्यूरी करते हैं या उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, बेसिकली वो प्रॉम्प्ट होता है आपका। और जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आपको करना आता है आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब यानी कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है क्या है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। बहरहाल जो नेक्स्ट जो है आगे दौर जो है अभी जो चल रहा है ना, इसके अंदर अगर एआई को हम नहीं यूज़ करते, ये चीज़ें मतलब काफ़ी रैपिडली चेंज होंगी या डायनामिकली चेंज हो रही हैं। और ये अभी हमारे सोसाइटी में तो देखें अभी इंटरनेट या मतलब यानी कि जैसे आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई बिज़नेस अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, लेकिन एआई अभी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है और गैप भी है, इधर इतना ज़्यादा अभी नहीं है काम। तो इसमें अगर आप लोग जितना जो जल्दी इसमें एंड होगा वो उतना ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं साइबर सिक्योरिटी और इसका एआई के हिसाब से देखते हैं इसको। साइबर अटैक क्या होता है? डेलिब्रेट अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप टू ब्रीच द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ अनदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो बेसिकली जानबूझकर जो है किसी भी पर्सन की या किसी कंपनी की जो है इंफॉर्मेशन जो है उसको चुराना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उसका बेसिकली साइबर अटैक है। द मेन गोल इज़ ऑफन टू स्टील, मैनिपुलेट और डिस्ट्रॉय डाटा। कोई भी मतलब
जो कह लें कि इंटेंशन, बैड इंटेंशन के साथ अगर कोई भी पर्सन जो है सिस्टम के अंदर इन होने की कोशिश कर रहा है तो वो बेसिकली अटैकर है, जिसे हम हैकर कहते हैं। ठीक है जी। तो साइबर क्रिमिनल्स में हमारे पास हैकर्स आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ और टर्म भी हैं, सोशल इंजीनियर है, फिशर। फिशर क्या होता है जी, आइडिया है पहले कोई आप में से कोई इसका शिकार हुआ हो? किस एक पर्सन होता है वो बेसिकली आपके साथ कम्युनिकेट करता है, आपको अपनी समझ लें कि बातों में हैं, तो आपको मतलब इस तरीके से लालच देकर या कुछ भी कहानी सुनाकर, स्टोरी सुनाकर आपको अपने जाल में फंसा लेता है, और जो मतलब आपके सिस्टम तक एक्सेस हासिल कर लेता है, या जो मतलब आपका जो सिक्योर डेटा है उस तक उसकी एक्सेस हासिल कर लेता है। तो वो बेसिकली फ़िशिंग टेक्निक है। फिशर जो है वो करने वाला जो इस तरह के काम है। रूज एम्प्लॉय, ये बंदा जो है मतलब यानी कि काम कर रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है जी, बॉस के साथ या कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कोई गड़बड़ हो गई। अब वो उसको गुस्सा है, वो क्या अपना गुस्सा निकालने के लिए क्या करता है जी, वो जो भी डेटा शेटा है उसको डिस्ट्रॉय करता है, या जो ऑपरेशंस हैं उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो इस तरह के एम्प्लॉइज़ को कहते हैं रूज एम्प्लॉइज़। वो ज़ाहिर बात है डाटा जो होता है वो किसी भी कंपनी के लिए जो बड़ा मतलब यानी कि ना इम्पॉर्टेंट एसेट होता है। ठीक है, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे लैपटॉप में डाटा पड़ा हुआ है, तो हमने तो उसमें स्लाइडें पड़ी हुई हैं, या हमने जो पढ़ाना है बुक्स पड़ी हुई हैं वो हमने भी नेट से डाउनलोड की होती हैं, ख़ुद क्रिएट की है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये कंपनी एक सॉफ्टवेयर हाउस है, देखिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, एक सॉफ्टवेयर बनाने में उसको 2 महीने 3 महीने लगते हैं, या इवन फॉर एग्जांपल 2-3 वीक्स लगते हैं, उस पर कॉस्ट उसकी आई हुई है। ठीक है, और अगर कोई भी उसका वो सॉफ्टवेयर जो है वो चुरा ले, या उसके साथ जो भी उसको उसमें से फाइलें कुछ डिलीट कर दे, तो आल दो इन चीज़ों का मतलब मेजरमेंट होती है, लेकिन फिर भी तो ये है रैंसमवेयर अटैकर्स। रैंसम कहते हैं तवान को। रैंसमवेयर ये भी आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कभी किसी ने फेस किया हो। कभी देखा है कि आपकी फ़ाइलें कुछ जो हैं वो इनक्रिप्टेड हो गई हैं, मतलब नेट तो हम यूज़ करते ही हैं, और हमारी जो फाइलें हैं ना वो कुछ इनक्रिप्टेड हो गई हैं, और साथ में एक टेक्स्ट फाइल जनरेट हो गई है कि अगर आप इसको डिक्रिप्ट करवाना चाहते हैं तो आ जाए इधर हैं। तो वो बेसिकली रैंसमवेयर इसी तरह के मतलब यानी सॉफ्टवेयर होते हैं, या कह लें कि आप प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट हुआ, उसने आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उसको इनक्रिप्ट कर दिया है, और अब हमारे जो मतलब यानी टूल्स हैं जो हमें मिल रहे हैं वो भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, या जो हमारे एंटीवायरस वगैरह या जो भी हम उसका इसको कर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उसको डिक्रिप्ट कर पाता, तो हमारी वो फाइलें क्लीन नहीं होती। फाइलें वो जब इनक्रिप्टेड होती हैं हम उसको ओपन करते हैं तो हमें वो फाइलें उस तरह नहीं मिलती जिस तरह नॉर्मल बिहेवियर होता है। तो फिर क्या होगा, फिर ज़ाहिर बात है 2 ही पॉसिबिलिटी हैं कि मेरे जैसा बंदा होगा जिसने मतलब इधर उधर से डाटा इकट्ठा किया है, उसको कोई परवाह नहीं, उसने कहा अच्छा यार फिर इकट्ठा हो जाएगा डाटा। तो कंपनी के लिए बड़ा मसला है। कंपनी फिर उसे कांटेक्ट करेगी, कंपनी उससे रब्ता करेगी, कंपनी उससे कहेगी अच्छा ठीक है तू दस की लेना, सानू अपना डाटा चाहिए। समझ आ रही ना बात की। तो रैंसम वेयर अटैकर्स ये हमारे साइबर क्रिमिनल्स जो हैं उनमें आ जाते हैं जी। साइबर क्राइम्स, साइबर एक्सटॉर्शन, क्रिप्टो जैकिंग, पायरेसी, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स फ्रॉड, प्लास्टिक करेंसी फ्रॉड, साइबर स्पाइंज, आइडेंटिटी थेफ्ट और एग्जिट स्कैम्स, ये कुछ हमारे पास साइबर क्राइम्स हैं।
ubiquitous connected computers, cloud and mobile technologies. Volume of connected devices provide cyber criminal with plenty of access point to attack, and the access points lack adequacy security. देखिए हमारे पास जब इंटरनेट पे बात करते हैं या आजकल क्लाउड है या कंप्यूटर्स हैं या नेटवर्क की बात करते हैं, तो उसमें मतलब हमारे पास बेशुमार पॉइंट्स हैं जहाँ पे सिक्योरिटी उस तरीके से इम्प्लीमेंटेड नहीं होती, और लूप होल्स होते हैं जहाँ से मतलब जो इंट्रूडर्स या अटैकर्स जो हैं वो इजीली इन हो सकते हैं. वो भी आगे जाके टेक्निक्स हम देखेंगे कि किस तरह की मतलब अटैक्स होते हैं या किस तरह की टेक्निक्स हैं, किस तरह के से जो ये अभी हम देख रहे थे कैटेगरीज, कैसे वो सिस्टम के अंदर इन होते हैं, कैसे सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. द राइज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी एक नई टर्म आपके लिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स. IoT क्या है जी? The Internet of Things refer to the interconnected network of everyday devices like smart homes, wearable and industrial equipment. These devices are equipped with sensors, software and network connectivity, enabling them to collect and exchange data. This data exchange allows for automation, improved efficiency and enhanced decision making across various sectors. ये मतलब आपके पास एक एग्जाम्पल है, इसमें देखें कि मतलब सेंसर्स लगे हुए हैं, रोबोट इन्होंने बनाया हुआ है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रोबोट से क्या काम लेना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है, डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, सेंसर्स हैं. आप आजकल देखते हैं हमारे पास स्मार्ट, हर चीज़ तो स्मार्ट है, ठीक है ना, हर चीज़ ही स्मार्ट आ रही है. तो स्मार्ट होती क्या है वैसे? स्मार्ट क्या है? स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट फ़ोन, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट AC. कैसे डिफाइन करेंगे स्मार्ट को? और आप देखेंगे जितनी भी हमारी स्मार्ट डिवाइसेस हैं ना, उनमें एक चीज़ कॉमन होगी. स्मार्ट डिवाइसेस मोस्टली हमारी जो है ना इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस को कहते हैं, ठीक है. इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस जो होती हैं ना वो स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं. हम बेसिक यूज़ ना करें, ऑफलाइन भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें इंटरनेट की कैपेबिलिटी होती है. हम अपने AC को जो है अब यानी कि एक सिंपल SMS के थ्रू मतलब आप मोबाइल से अपने एक सिग्नल भेजते हैं, कहीं भी बैठे वो AC ऑन हो जाता है. तो स्मार्ट डिवाइसेस वो होती हैं जो इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस होती हैं, ठीक है जी. Applications of IoT include smart homes, healthcare, manufacturing, transportation, agriculture, smart cities. Smart home controlling lights, thermostats, appliances and security system remotely. अब देखें ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी का हमारे बहुत ज़्यादा इशू है. तो अगर हम अपने स्मार्ट डिवाइसेस बनाते हैं, आपका देखें जिस तरह स्ट्रीट लाइट्स हमारी चल रही होती हैं, अक्सर आप लोगों ने नोट किया है कि दिन के टाइम स्ट्रीट लाइट चल रही होती हैं, गवर्नमेंट के खर्चे पे चल रही होती है ना, इसलिए जब बिल अपनी जेब से देना हो फिर ऐसा नहीं होता. लेकिन यही चीज़ देखें कि अगर हमारी डिवाइसेस स्मार्ट हैं, वो सेंस करती हैं और सेंस करने के बाद उसके मुताबिक एक्ट करती हैं, तो यानी ये जो डिवाइसेस हैं अभी जो अब काफ़ी हद तक इन्होंने इम्प्रूव किया है. स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो हमारी जलती तब हैं जब अंधेरा होता है, ठीक है. ऑटोमेटिकली वो जलती हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, ठीक है. मतलब इसके लिए ना बंदा रखने की ज़रूरत है, ठीक है, और ना रिसोर्सेज हमारे जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, ठीक है. तो हमेशा मतलब यानी कि दुनिया जो है इस तरह सोचती है. तो अभी इसी तरह एग्रीकल्चर में आप लोगों ने ड्रिप इरिगेशन का सुना होगा कि जितना जितना पानी जिस पौधे को चाहिए, उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई ना, कि अब हमारे मतलब यानी कि प्रोग्राम एल्गोरिदम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे इस तरह की फसल के लिए कितना मॉइस्चर रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से उसको उतना ही पानी मिले. पानी भी ज़ाया नहीं, रिसोर्सेज जो है वो उसको हम यानी कि एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है हर एरिया मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, मतलब हमारे पास स्मार्ट वॉच के अंदर भी हमें वो मतलब हमें कुछ ऐप्स मिल जाती हैं जो हमारी मतलब हेल्थ को मॉनिटर कर रही होती हैं। वेरिएबल हेल्थ ट्रैकर्स एंड टेली मेडिसिन। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोवाइड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रोसेस ऑटोमेशन एंड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। ट्रांसपोर्टेशन में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, ऑटोनोमस व्हीकल्स, ठीक है। अब ये आ गए हैं आपकी व्हीकल, ऑटोनोमस व्हीकल, इसमें भी ऑटोमेटिकली मतलब यानी ड्राइवरलेस व्हीकल्स आपके पास जो आ गई हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्मार्ट सिटीज़, एग्रीकल्चर प्रिसीजन फार्मिंग, लाइफ स्टॉक मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखिए मतलब ऑलमोस्ट एप्लीकेशन एक जैसी हैं, डोमेन्स के अंदर उसकी यूटिलाइजेशन डिफरेंट है, डिफरेंट डोमेन डिफरेंट यूटिलाइजेशन। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी बाय एआई बेस्ड साइबर सिक्योरिटी, फास्टर थ्रेट डिटेक्शन। बेसिकली हमारा मेन तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे उसमें रोल प्ले करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा टू आइडेंटिफाई थ्रेट इन रियल टाइम, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जो है वो थ्रेट आइडेंटिफाई करने के लिए एनालाइज आसानी से हम एआई के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोएक्टिव डिफेंस, प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट्स अटैक्स बिफोर दे अकर, ठीक है। कि अब मशीन लर्निंग बेसिकली उसकी जो एप्लीकेशन है उसमें हमने कहा कि वो प्रेडिक्शन करती है, क्लासिफिकेशन करती है, ठीक है, पैटर्न मैचिंग करती है, तो ये उसकी एप्लीकेशन है। तो प्रोएक्टिव डिफेंसिंग में प्रेडिक्ट यानी कि वो अभी यानी कि इस चीज़ को क्या कर रही है कि अगर कोई थ्रेट यानी होना है अभी तो उससे पहले उसको प्रेडिक्ट करके उसको प्रिवेंट कर, प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट अटैक बिफोर दे। ऑटोमेशन, reduce human effort by automating threat detection and incident response। मतलब यानी कि उसमें हमारे पास देखें मुख्तलिफ एल्गोरिदम हैं, एआई टूल्स हैं जो हम बेसिकली वो रन हुए हुए वो खुद ही एक तो क्या कर रहे हैं जो जिस किस्म के भी थ्रेट्स वो आ सकते हैं उनको एनालाइज भी कर रहे हैं एंड देन उनको प्रिवेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। और अडॉप्टेबिलिटी के एआई जो टूल्स हैं ना उनके अंदर ये भी है कि वो जो नए अगर कोई मतलब यानी कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नए वायरसेस हैं, नए किस्म के कोई अटैक्स आ रहे हैं, बेसिकली है तो ये प्रोग्राम ही है सारे, यानी कि अगर हमारे पास एक बंदा जो है प्रोग्रामर जो है वो नेगेटिव इंटेंशन के साथ कोई प्रोग्राम लिखता है तो वो बेसिकली वो वायरस है आपका। अब दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है, वो इन्हीं जो डेटा आ रहा है इसी को वो उसी से अपने आप को इम्प्रूव भी कर रही है, लर्निंग भी हो रही है उसकी और इम्प्रूव भी कर रही है। और उसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी है, एआई इवॉल्व विद न्यू एंड कॉम्प्लेक्स साइबर थ्रेट्स, ठीक है। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, मिनिमाइज फॉल्स पॉजिटिव एंड इनहांस डिसीजन मेकिंग। तो ये बेसिकली रीजंस हैं कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्यों मतलब जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर ज़रूरी है। एआई एंड मशीन लर्निंग हेल्प रिड्यूस साइबर थ्रेट्स, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन लर्निंग है वो क्या करती है, थ्रेट डिटेक्शन जो है सॉरी उसमें साइबर थ्रेट्स को रिड्यूस करती है। कैसे थ्रेट डिटेक्शन, पहला थ्रेट डिटेक्शन में हमारे पास एनोमली डिटेक्शन, फिशिंग डिटेक्शन, मालवेयर डिटेक्शन, मतलब ये तीन तरह के कह लें कि प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट कर रहे हैं। एआई एल्गोरिथम कैन एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक, यूजर बिहेवियर एंड सिस्टम लॉग्स टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल पैटर्न्स दैट कुड इंडिकेट अ साइबर अटैक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम जो है वो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज कर रहे हैं, यूजर के बिहेवियर को और सिस्टम लॉग्स, ठीक है। हम जब भी सिस्टम को यूज करते हैं तो एक लॉग जो है वो बनता है। अक्सर आप लोगों ने आजकल ऑब्जर्व किया होगा
कि अगर हम यानी कि कुछ अरसे से मतलब एक ही मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और जैसे ही जीमेल अकाउंट में किसी और मशीन पर जाके ओपन करता हूँ, साथ ही वो मुझसे एक्वायर करता है कि वो मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर कोई कोड भेजता है और कहता है कि उसे वो थोड़ा सा वो ना मतलब लगता है कि ये शायद कोई किसी किस्म की जो है ना ब्रीच है, कोई अटैक है, ठीक है। वो सिर्फ इस चीज़ को मतलब उनका प्रोग्राम इस चीज़ को क्या करता है, एनालाइज करता है कि वाकई ये बंदा वही है, ठीक है। वो आप जब अपने पर्सनल नंबर से जो रजिस्टर्ड नंबर है उससे कोड आप इंटर कर देते हैं, वो मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाती है, ठीक है जी बंदा जेन्युइन है, ये इसी का अकाउंट है, और मतलब प्रिवेंटिवली वो चीज़ होती है सारा मामला। तो इसी तरीके से हमारे पास फिशिंग डिटेक्शन, AI कैन एनालाइज ईमेल्स एंड वेबसाइट्स टू आइडेंटिफाई फिशिंग अटेम्प्ट्स व्हिच आर ऑफन डिफिकल्ट फॉर ए ह्यूमन टू स्पॉट, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि AI के थ्रू हमारे ईमेल्स आते हैं और वेबसाइट्स हैं हमारे पास। अगर हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं और उस या कोई हमें URL सेंड करता है और उसके थ्रू हम अपने क्रेडेंशियल जो है या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम से यानी जो पर्पस है उसका फिशर का, वो उस चीज़ को सिक्योर करती है हमें, वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है, जो कि ह्यूमन आमतौर पे हम यूज़र जो है, आम यूज़र जो है ना, वो उससे नहीं कर पाते। मैलवेयर डिटेक्शन, ठीक है, machine learning models can learn to recognize new and emerging malware based on their behavior and characteristics, ठीक है। और malware भी क्या होते हैं, वही कि सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो मतलब जिसकी जो आपके सिस्टम पे हमने डाउनलोड किया है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें कुछ कोड ऐसा है जिस जो मतलब यानी कि कोड उसका मलिशियस इंटेंशन है कि वो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, आपके मशीन के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मालवेयर डिटेक्शन, मशीन लर्निंग मॉडल्स, ठीक है, वो इस चीज़ को भी प्रिवेंट कर रहे हैं। थ्रेट रिस्पॉन्स, artificial intelligence and machine learning help reduce cyber threats. Threat response, automated response, AI can automate security responses such as blocking malicious traffic, maintaining infected system and patching vulnerabilities. इसमें देखेंगे एक तो क्या कर रहा है कि malicious traffic अगर लगता है उसको कि ये जो ट्रैफिक है ये इसमें जो है यूजुअल ट्रैफिक नहीं है, अनयूजुअल है और मलिशियस है, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। दूसरा है क्वारंटाइनिंग इन्फेक्टेड सिस्टम के, अगर कोई सिस्टम के अंदर फाइल्स जो हैं इन्फेक्ट हो चुकी हैं तो उनको मतलब यानी कि क्वारंटाइन कर देता है, अलहदा कर देता है, ताकि बाकी वो जो फाइलें हैं वो तो अब उसको कैद कर दिया है ताकि बाकी सिस्टम जो है महफूज हो जाए, बाकी उनसे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। पैचिंग वर्नेबिलिटीज़, तो हमारे सिस्टम के अंदर मैंने बताया ना कि जब हम सिस्टम बनते हैं तो नॉर्मली जो डेवलपर होते हैं, नए डेवलपर होते हैं, उनको यानी कि इस तरह नई आइडियाज़ होते हैं और वो चीज़ें सिस्टम के अंदर लूप होल्स छोड़ जाते हैं। तो ये कि आपने टर्म यूज सुनी होगी SQL इंजेक्शन, सुनी है SQL इंजेक्शन? यस सर। तो आप देखें कि जब हमें पहली दफ़ा अपनी कॉलेज की साइट बनाई तो उसमें मतलब ये नहीं कि था कि एक स्टूडेंट प्रोडक्ट थी, अब स्टूडेंट प्रोडक्ट जारी बात लॉन्च की है, चल पड़ी। अब उसमें स्टूडेंट आमतौर पे जब हमें सिर्फ ये पता होता है कि हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, एडमिन पैनल से डाटा डालना है, ठीक है। ये नहीं पता होता है कि हमारे पास जो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम सिंपल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि SQL इंजेक्शन अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अगर वही हमें यानी कि देखें स्टेटमेंट ही चेंज करनी थी, प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो प्रिवेंट हो जाना था हमारा कोड, ठीक है। उसमें SQL इंजेक्शन नहीं अप्लाई हो सकती प्रीपेड स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। अब जब हमने बना दिया, चला दिया, बाद में पता चला कि नहीं जी इसमें ये मसला है,
वो एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू क्या होता था कि जो भी हमारा इस तरह का वेबसाइट के अंदर पेज होता था जिससे एंट्री होती थी डेटाबेस के अंदर, यानी डेटाबेस के अंदर एंट्री होती थी, उससे वो क्या करते थे कि डेटाबेस तक एक्सेस हासिल कर लेते थे पास। उसके बाद एडमिन पैनल से वो अपनी मर्जी से वो साइट को अपडेट करते थे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है कि आप जो है इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसको आप उसके लिए पैच वगैरह AI टूल्स वगैरह जो आपके AI मॉडल्स हैं वो दे देते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स AI कैन हेल्प सिक्योरिटी टीम्स क्विकली investigate and respond to security incident by analyzing large volume of data, identifying the root cause of the attack। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी बात है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए हर बंदा यूज़ कर रहा है। AI में नहीं कि मैं अगर डेवलपर हूँ, डेवलपर भी यूज़ कर रहा है, तो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे वो भी इसको यूज़ करें, और अगर कोई ऐसा हो गया है इंसिडेंट तो उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करके उसकी रूट काज तक पहुंचा जाएगा, और उसको फिर जो भी उसको उसका सलूशन जो है उसको प्रोवाइड किया। Predictive analysis, threat prediction, AI can analyze historical data to predict future cyber threats and vulnerabilities. Risk assessment, AI can assess the risk of various threats and prioritize security measures accordingly. Application of AI in cyber security, threat detection, predictive analytics, network security, prevention of attacks। इन एरियाज में बेशुमार एप्लीकेशन हैं। कुछ एप्लीकेशन जो हैं उनको हम देखेंगे। उसमें अब क्योंकि सारी बात है ये है आपका जो सेमिनार टाइप आपका सेशन है, इसमें आमतौर पे जो हमारे पास वर्कशॉप होती हैं या उनमें समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी पर्टिकुलर टूल को लेकर चल रहे होते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसमें हम कोई ना कोई टूल्स डिस्कस कर लेते हैं। टूल्स तो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जारी बात है आपको खुद उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी चीज़ें देख चुके हैं। How predictive analytics works in cybersecurity data collection, gather data from logs, network traffic, user behavior and past cyber attacks। सबसे पहले हम डेटा को मतलब यानी कि हमसे मुराद जो भी सिक्योरिटी आपके स्पेशलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। कहाँ से डेटा आपको मिलेगा? लॉग से। ठीक है, लॉग फाइल जनरेट हो रही होती हैं हमारे मतलब जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं उसके अंदर अगर हमने खुद से उस एप्लीकेशन को डिबग करने के लिए मतलब लॉग जनरेट करवाते हैं हम कि अगर कोई प्रॉब्लम हो ताकि हमें पता हो कि प्रॉब्लम किस वजह से है। तो इस तरह की जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आती हैं, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, उनमें लॉगिंग मैकेनिज्म होता है। लॉग, फिर नेटवर्क ट्रैफिक है, यूज़र बिहेवियर, पास साइबर अटैक्स। ये इधर से हमने डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद पैटर्न एनालिसिस, AI एल्गोरिथम एनालाइज डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड अनोमलीज। ठीक है, एल्गोरिथम जो है वो एनालाइज कर रहे हैं डेटा को और ट्रेंड और अनोमलीज जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। रिस्क प्रेडिक्शन, predict the likelihood of cyber attacks or system vulnerability based on historical pattern। ठीक है, और उसके बाद प्रोएक्टिव यानी कि पैटर्न देखिए इसमें हमने मशीन लर्निंग का कहा था ना, मशीन लर्निंग की बेसिक तीन मेन नॉर्मली तीन तरह के काम कर रहा होता है। प्रेडिक्शन कर रहा होता है, पैटर्न मैचिंग कर रहा होता है, क्लासिफिकेशन कर रहा होता है। Proactive defense allows security team to address risk before they become active threats।
हम यूज़ करते हैं लिवरेजिंग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, डार्क ट्रेस है, यूज मशीन लर्निंग टू प्रिडिक्ट एंड मिटिगेट साइबर थ्रेट्स, कि हम डार्क ट्रेस को यूज़ करते हैं, टूल को किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं कि हम जो है जो साइबर थ्रेट्स हैं उनको प्रिडिक्ट करने के लिए और उनको मिटिगेट करने के लिए। उसके बाद Splunk analyze security data to identify and predict attacks। उसके बाद हमारे पास Tenable.io है, अच्छा Tenable.io जो है predict vulnerabilities and assist in risk prioritization, यानी ये हमारे पास टूल्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए साइबर थ्रेट्स को और मिटिगेट करने के लिए। ठीक है, ये जो प्रेजेंटेशन है प्लस आपके साथ अभी एक वर्ड की फाइल है, उसमें भी डेटा जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किए इसी से रिलेटेड है, ये आपके साथ जो है शेयर हो जाएगी। अच्छा, ये टूल्स हमने देखे थे कुछ, AI tools are revolutionizing cyber security by enhancing threat detection, automating security tasks, and improving overall security postures. Here are some of the top AI-powered cybersecurity tools. पहले भी उसमें डार्क ट्रेस हमने देखा था स्लाइड के अंदर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी को-पायलट, ये टूल्स हैं जो हम AI टूल्स जो हम यूज़ करते हैं to predict and prevent cyber threats. Microsoft Security Co-Pilot, this virtual assistant analyzes vast amount of security data, identifying patterns and prioritizing threats in real time. It's great for companies already using Microsoft product. तो जो Microsoft product हमारी कंपनी ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं, उनके लिए ये एक अच्छी
सिक्योरिटी टूल है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं Cassian. This platform use artificial intelligence to detect advanced email threats such as ransomware and account takeover by analyzing behavioral patterns. ठीक है, तो ये मैंने बताया ना कि ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस नेचर का है। आप आमतौर पर देखेंगे ये हमें इतना नहीं पता महसूस होता जब हमारे सिस्टम के ऊपर इस तरह का कोई अटैक होता है, तो हमारे पास तो सिंपल सा सोल्यूशन होता है, हमने विंडो नहीं कर लेनी है, ठीक है, और डेटा जो है हमारा ऑलरेडी इतना ज़्यादा होता है कि स्टडी मटीरियल होता है। कंपनीज़ के लिए बड़ा अहम इशू होता है। कंपनीज़ में आप देखेंगे हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल डेटा लॉस्ट कई वजह से हो सकता है, तो उसमें एक वजह ये भी हो सकती है तो आप देखेंगे हमारे पास आजकल जो है डेटा हमारे पास हम क्या यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं परमानेंटली डेटा स्टोर। और ये हार्ड डिस्क किसी वजह से लॉस्ट हो जाती है, हार्ड डिस्क क्रैश कर जाती है, हार्ड डिस्क के अंदर फिजिकल बैक सेक्टर आ जाती है, तो क्या होता है वो अगर हमारा डेटा इंपॉर्टेंट तो हम क्या करते हैं, हमारा डेटा किधर जाएगा। कभी एक्सपीरियंस हुआ है आप में से किसी से कि आपका डेटा अहम था आपके लिए, आपने मेहनत की, स्टडी करके आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का थीसिस बनाया, या कोई भी ऐसा मामला जिसमें आपका कोई काम था ऐसा जो बहुत अहम था आपके लिए, आप समझते कि बहुत अहम था, वो हार्ड डिस्क ख़राब हो गई या कोई फिजिकल बैड सेक्टर हो, कभी एक्सपीरियंस नहीं होता, तो फिर हमें पता चलता है कि कितनी अहमियत के हामिल होते हैं इस तरह के मामला। और हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है, फॉर्मेट रिकवरी टूल्स होते हैं, उसमें हमें नहीं मालूम होता है कि इसमें से कौन सा टूल जो है ना वो 100% हमें डेटा रिकवर करके, ठीक है। उसमें फिर एक चीज़ और होती है कि हमें अपनी पार्टीशन जो है उसका भी क्लियर होना चाहिए कि पहले हमारी पार्टीशंस क्या थी, उसी हिसाब से पार्टीशन जनरेट करेंगे, उसी हिसाब से फिर आप फॉर्मेट रिकवरी टूल्स, अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है आपका डेटा रिकवर कर देगा, तो फिर आप उस तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज में एग्जांपल आपके पास है गूगल ड्राइव है, ठीक है, वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट की, और इसके अलावा ड्रॉपबॉक्स भी आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने यूज़ किया हो, ये डेटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है, और आपको क्लाउड पे स्टोरेज देती है, फ्री MBs कुछ, तो ये चीज़ें मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए कि एक प्रॉब्लम आया उसका सोल्यूशन भी साथ मौजूद है। आप सारे नहीं यूज़ करें गूगल ड्राइव को, सारे नहीं यूज़ करें वन ड्राइव को या ड्रॉपबॉक्स को, ठीक है, आप में से भी पार्शली यूज़ करें, लेकिन क्योंकि हमारा डेटा इतना अहम नहीं होता, कंपनीज का डेटा अहम, कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज जो है फिर इस तरह के सॉल्यूशंस की तरफ जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा, बाकी इंशाल्लाह टीम ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे ऑन, अगर मेरा सेशन कंटिन्यू करना है।